हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत है 365 जीके प्रैक्टिस में। आज के वीडियो में हमने इंडियन जियोग्राफी के एमसीक्यूज प्लस एक्सप्लेनेशन सीरीज का सेट 4 को लेकर आए हैं। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एसएससी, आरआरबी, पीएससीज और अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के नए पैटर्न को ध्यान में रखकर सिलेक्ट किया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार पिछले वीडियो का रिकैप कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किए थे अराउंड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स, बॉर्डरिंग कंट्रीज, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया और नॉर्दर्न माउंटेन्स। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टॉप राइट कॉर्नर के आई बटन में क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे माउंटेन्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया, पिक्स ऑफ इंडिया, वैलीज, पासेस, ग्लेशियर्स और प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो से आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगा इंडियन ज्योग्राफी के इन टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अरावली रेंज इज। अरावली पर्वतमाला की अनुमानित आयु कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 570 मिलियन ईयर्स। अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक पर्वत श्रृंखला है जो लगभग 800 किलोमीटर तक गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से होती हुई दिल्ली तक फैली हुई है। यह बहुत ज्यादा अपराधित हो चुकी पर्वत श्रृंखला है और टूटे हुए पहाड़ों के रूप में मिलती है। अरावली विश्व की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन्स में से एक है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में लगभग 600 से 570 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। तो अरावली की एज हुई 570 मिलियन ईयर्स। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और ये राजस्थान के माउंट अबू पर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन? निम्नलिखित में से कौन सी एक रेसिडुअल माउंटेन या अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? और आपके ऑप्शन है हिमालय, किलिमंजारो, एतना, अरावली। इनमें से द राइट आंसर इज अरावली। अरावली एक रेसिडुअल माउंटेन या अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। रेसिडुअल पर्वत पुराने पर्वतों के अवशेष होते हैं जो लंबे समय तक अपराधनकारियों के कारण घिसकर छोटे हो जाते हैं। हिमालय भी फोल्ड माउंटेन्स ही है, लेकिन ये काफी यंग है। किलिमंजारो माउंटेन तंजानिया कंट्री में है और एतना हिल्स इटली में है। किलिमंजारो और एतना ये दोनों ही स्ट्रेटोवोल्केनो टाइप के माउंटेन्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is the highest peak in South India? निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये वेस्टर्न घाट्स पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर्स है और ये केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दोलाबेट्टा 2637 मीटर्स ऊंची है और नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक 1065 मीटर ऊंचा है और ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। और महेंद्रगिरी 1501 मीटर ऊंचा है और उड़ीसा के ईस्टर्न घाट्स में स्थित है। अगला सवाल है, कोडाईकनाल इज सिचुएटेड इन व्हिच हिल? कोडाईकनाल एक टूरिस्ट हिल स्टेशन है। आपको बताना है कि यह किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, अनामलाई, बूंदी, पलनी या अमरकंटक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पलनी। कोडाईकनाल तमिलनाडु के दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में स्थित पलनी हिल्स में एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन शहर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स फ्लैंक। नर्मदा और ताप्ती नदियां किस पर्वत श्रृंखला के किनारे बहती है? आपके ऑप्शंस में है विंध्यन माउंटेन्स, सतपुरा रेंजेस, राजमहल हिल्स और अरावली हिल्स। पहले तो नर्मदा और ताप्ती किन राज्यों से बहती है ये एक बार देख लेते हैं। नर्मदा की उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेट्यू में सतपुरा रेंजेस के मेकल हिल्स से होती है और महाराष्ट्र को छूते हुए ये गुजरात में घुसती है और फिर गल्फ ऑफ खंबात से अरेबियन सी में गिरती है। ये भारत का लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और इसे लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात भी कहा जाता है। नर्मदा नदी नॉर्थ और साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल बाउंड्री भी फॉर्म करती है। अब ताप्ती नदी की बात करें तो इसकी ओरिजिन भी मध्य प्रदेश के सतपुरा रेंजेस से होती है। ये नदी भी पश्चिम की ओर बहते हुए महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गल्फ ऑफ खंबात से अरेबियन सी में गिरती है। इसे ट्विन ऑफ नर्मदा भी कहा जाता है। अब ऑप्शंस में से क्या हम अरावली को एलिमिनेट कर सकते हैं? बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि अरावली गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में फैला हुआ है। तो नर्मदा और ताप्ती से अरावली का कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं अगर आपसे पूछूं क्या हम राजमहल हिल्स को एलिमिनेट कर सकते हैं? आप बोलोगे जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि राजमहल हिल्स झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्टर्न एज पर स्थित है। राजमहल हिल्स को भी नर्मदा और ताप्ती से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे पास बचा हुआ है ऑप्शन ए विंध्यास और ऑप्शन बी सतपुरा। अभी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इस क्वेश्चन में यह पूछा जाता कि नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखला के किनारे बहती है तो विंध्या और सतपुरा दोनों सही जवाब होते, क्योंकि नर्मदा नदी विंध्या और सतपुरा पर्वत श्रृंखलाओं के बीचों बीच से बहती है। मतलब नर्मदा नदी दोनों पर्वत मालाओं के किनारे बहती है। लेकिन थोड़ा ट्रिकी बनाते हुए हमसे ये पूछा गया है कि
नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियां किस पर्वत श्रृंखला के किनारे बहती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सतपुरा रेंजेस। क्योंकि सतपुरा के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। इन दोनों के बीच सतपुरा रेंज जल विभाजक का काम करती है। तो सतपुरा रेंज के लिए याद रखिए कि ये मध्य भारत में डेक्कन प्लेट्यू का एक हिस्सा है। ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैला हुआ है और सतपुरा का अर्थ होता है सदर्न फोल्ड्स। तो इसका सही जवाब हो गया सतपुरा रेंजेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which one of the following is the correct sequence of the hills of central India located from west to east? इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। पश्चिम से पूर्व दिशा में स्थित मध्य भारत की पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है? और आपको दिए गए हैं मैकल, सतपुरा, महादेव और छोटा नागपुर। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इंडिया का मैप विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो चलिए विजुअल तरीके से सॉल्व करते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो झारखंड में स्थित है। तो ऑप्शंस में से छोटा नागपुर प्लेट्यू सबसे ईस्ट में होगा। अब ये जो सतपुरा पर्वत श्रृंखला है ये 3 हिल्स से बना हुआ है। सबसे वेस्ट में है राजपीपला हिल्स या फिर इसे सतपुरा हिल्स भी कहते हैं। फिर बीच में आता है महादेव हिल्स जिसमें सतपुरा माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। और महादेव हिल्स के ईस्ट पर स्थित है मेकल हिल्स जहां से नर्मदा नदी की उद्गम होती है। तो कंफ्यूज मत होइए आप लोग। सतपुरा माउंटेन रेंज 3 हिल्स से बना है जिनका वेस्ट टू ईस्ट का क्रम है सतपुरा हिल्स, महादेव हिल्स और मेकल हिल्स। और फिर इन सब के ईस्ट में आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि झारखंड में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जिसमें दिया हुआ है वेस्ट टू ईस्ट का क्रम है सतपुरा, महादेव, मैकल एंड छोटा नागपुर, जो कि इनके वेस्ट टू ईस्ट का सही क्रम है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। Which one of the following is the correct sequence of the given hills starting from the north and going towards the south? उत्तर से दक्षिण दिशा में दी गई पहाड़ियों का सही क्रम क्या है? और आपको जो हिल्स दिए गए हैं वो हैं नल्लामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, जावेदी हिल्स और अनाईमलाई हिल्स। इसको भी मैप में विजुअलाइज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। नल्लामलाई हिल्स कृष्णा और पेन्नार नदी के बीच उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है और कोरमंडल कोस्ट के साथ समांतर स्थित है। जावेरी हिल्स तमिलनाडु के नॉर्थ आर्कोट डिस्ट्रिक्ट में ईस्टर्न घाट्स का हिस्सा है। नीलगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के संगम पर स्थित है और इन्हें क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। दोदा बेटा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमलाई हिल्स वेस्टर्न घाट्स का दक्षिणी हिस्सा है और केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अनाईमुड़ी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम दिया हुआ है ऑप्शन सी में। सबसे नॉर्थ में आता है नल्लामलाई हिल्स, उसके बाद जावेरी हिल्स, उसके बाद नीलगिरी हिल्स और फिर आखिर में साउथ में अनाईमलाई हिल्स। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which of the following mountain peak is not situated in Eastern Ghats? इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत ईस्टर्न घाट्स में स्थित नहीं है? आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं गलीकोंडा, सलहेर, सिंक्रामगुट्टा, मधुबुला कोंडा। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी पर्वत ईस्टर्न घाट्स में स्थित नहीं है। अगर आप इन ऑप्शंस के बारे में जानते हैं तो काफ़ी आसानी से राइट आंसर निकल सकते हैं। ये जो नाम में कोंडा वाले हिल्स होते हैं ये मोस्टली आंध्र प्रदेश में होते हैं, जैसे अमराकोंडा, गलीकोंडा, वेलीकोंडा, मधुबुला कोंडा, ये सारे आंध्र प्रदेश में हैं। और ईस्टर्न घाट्स जो है वो आंध्र प्रदेश से होकर दक्षिण की ओर जाती है। तो क्या हम ऑप्शंस ए और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं? आप कहोगे कि जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इनके नाम में कोंडा है और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ईस्टर्न घाट्स के पार्ट हो सकते हैं। अब बचा हुआ है सलर और सिंक्रामगुट्टा। ये जो गुट्टा शब्द है तेलुगु भाषा में इसका मतलब होता है हिल और तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोला जाता है। इससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंक्रामगुट्टा भी ईस्टर्न घाट्स में ही होगा। तो सही आंसर सेलेक्ट करने के लिए बचा है हमारे पास सिर्फ सलहेर, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, सलहेर, जो कि महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये महाराष्ट्र और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा फोर्ट है और कलसुबाई के बाद महाराष्ट्र की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो समझ आ गया आपको कैसे ऑप्शंस का एलिमिनेशन करके हमने इसका राइट आंसर निकाला है, जो कि है सलहर, जो ईस्टर्न घाट्स का पार्ट नहीं है और एक्चुअली वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। Indian oceanists discovered a high mountain with a height of 1505 meters at the bottom of Arabian Sea, about 455 kilometers west-southwest from Bombay. What is the name of that mountain? भारतीय समुद्र वैज्ञानिकों ने बॉम्बे से लगभग 455 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम अरब सागर की तलहटी में 1505 मीटर ऊंचा पर्वत खोजा था। इसे क्या नाम दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रमन सागर माउंटेन। मुंबई से लगभग 455 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम अरब सागर की तलहटी में 1505 मीटर ऊंची पर्वत स्थित है, जिसका नाम वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रखा गया, रमन सागर माउंटेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? आइए एक एक करके ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है कि अनाईमुड़ी वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी है। असल में अनाईमुड़ी 2695 मीटर ऊंची चोटी है, जो दक्षिण भारत और वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी है, और ये केरल की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि दक्षिण में है। तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी में दिया गया है कि ताप्ती नदी सातपुरा के दक्षिण दिशा में बहती है। ये भी सही है, हमने पिछले एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में इसे देखा है। ऑप्शन डी में दिया गया है कि नर्मदा और ताप्ती रिवर वैलीज जो है वो रिफ्ट वैलीज है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि नर्मदा, दामोदर और ताप्ती नदियाँ की जो वैलीज हैं वे भारत की रिफ्ट वैलीज के उदाहरण हैं। तो हमें पता चलता है कि ऑप्शन बी, सी और डी सही है, जिसका मतलब है कि स्टेटमेंट ए गलत है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स का दक्षिणी हिस्सा तुलनात्मक रूप से अधिक ऊंचा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। Which one of the following mountain ranges is spread over only one state in India? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला भारत में केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है? और आपके ऑप्शंस में है अरावली, सतपुरा, अजंता और सह्याद्री। ये तो हमें अच्छे से याद हो गया कि अरावली पर्वतमाला जो है वो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से होकर दिल्ली तक जाती है। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। हमने पिछले क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन में देखा कि सतपुरा पर्वतमाला 3 हिल्स से बनी है और महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। तो सतपुरा को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर ऑप्शन डी में दिया हुआ है सह्याद्री, जिसे वेस्टर्न घाट्स भी कहा जाता है, और वेस्टर्न घाट्स गुजरात से लेकर केरल तक फैला हुआ है, जिसका मतलब सह्याद्री भी राइट आंसर नहीं है। तो राइट आंसर सेलेक्ट करने के लिए बचा है सिर्फ ऑप्शन सी, जो कि है अजंता माउंटेन रेंजेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया अजंता माउंटेन रेंजेस। अजंता पर्वतमाला महाराष्ट्र में स्थित है और ये केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज नोन एज। महाराष्ट्र और कर्नाटक में वेस्टर्न घाट्स को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सह्याद्री। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री कहा जाता है, और केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के ट्राई जंक्शन पर फैला वेस्टर्न घाट्स को नीलगिरी हिल्स या ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। Select from the code given below the correct locational sequence of the following hills proceeding from south to north. दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों का सही क्रम चुनिए। और दिए गए पहाड़ियां हैं, पहले नंबर पर सतमला हिल्स, दूसरा है काइमूर हिल्स, तीसरा पीरपंजल और चौथा नागा हिल्स। इसको भी मैप में विजुअलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। दक्षिण से उत्तर की क्रम में सबसे पहले आएगा सतमला हिल्स, जो महाराष्ट्र में सह्याद्री रेंज का पार्ट है। फिर आता है काइमूर हिल्स, जो मध्य प्रदेश से यूपी, बिहार तक फैला हुआ है। उसके बाद नागा हिल्स, जो नागालैंड के भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। और अंत में पीरपंजल रेंज, जो जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई है। तो इन पर्वतों का दक्षिण से उत्तर का सही क्रम है सतमला, काइमूर, नागा हिल्स और फिर पीरपंजल, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1, 2 और 3। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। चलते हैं अगले सवाल पर। वेयर आर शेवरॉय हिल्स लोकेटेड? शेवरॉय पहाड़ियां कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। शेवरॉय हिल्स तमिलनाडु के सेलम नगर में स्थित है। इनकी ऊंचाई लगभग 4000 से 5000 फीट के बीच है और कुल क्षेत्रफल लगभग 50 वर्ग किलोमीटर है। यहीं पर हिल स्टेशन यॉरकार्ड भी स्थित है। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन महाराष्ट्र? निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? आपके ऑप्शंस में है बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, मांडव हिल्स, सतमला हिल्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मांडव हिल्स। बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज और सतमला हिल्स महाराष्ट्र में ही स्थित है, जबकि मांडव हिल्स गुजरात में स्थित है। तो सही जवाब है मांडव हिल्स, जो कि महाराष्ट्र में नहीं है। अब अगला सवाल है, महादेव माउंटेन्स आर पार्ट ऑफ। महादेव पर्वत किसका हिस्सा है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक सिंपल ट्रिक से मिल सकता है। आपको पता होगा सतपुरा पर्वत श्रृंखला का हाईएस्ट पीक है दुबगढ़, और ये दुबगढ़ पीक महादेव माउंटेन्स में है। तो ये महादेव माउंटेन्स किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हुआ? सतपुरा माउंटेन रेंज का। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, सतपुरा। सतपुरा पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में है और उसके समांतर मतलब पैरेलल में फैला हुआ है। पिछले एक क्वेश्चन में हमने देखा है कि सतपुरा रेंज 3 हिल्स से बना हुआ है। पश्चिम में राजपीपला, इसको सतपुरा हिल्स भी कहते हैं, बीच में महादेव हिल्स और उत्तर में मैकल हिल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सतपुरा। महादेव हिल्स सतपुरा रेंज का पार्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धूपगढ़, द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश, इज लोकेटेड एट। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सतपुरा रेंज। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ सतपुरा पर्वतमाला के महादेव हिल्स में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट इज द हाइट ऑफ पारसनाथ हिल? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1365 मीटर। पारसनाथ हिल झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। यहाँ शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पर जाना जाता है। और ये पारसनाथ पहाड़ी 5 हिल्स की एक सीरीज से बनता है। इस तरह के क्वेश्चंस काफी टफ होते हैं और ऐसे सवालों के जवाब को याद करना भी काफी मुश्किल होता है। ये कोई दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत तो है नहीं कि आपको उसका हाइट बचपन से पढ़ाया गया हो और आपको याद हो गया हो, और आप कितने ही पर्वतों के हाइट याद कर लोगे। सारे पर्वतों के हाइट तो आप याद नहीं रख पाओगे, राइट। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस तो आते हैं और इन सब क्वेश्चंस के राइट आंसर पर ही डिपेंडेंट होता है आपका सिलेक्शन और रैंक। तो राइट आंसर तो देना पड़ेगा। इसीलिए 365 जीके प्रैक्टिस में हम आपको यूनिक ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आप ऐसे टफ सवालों के जवाब भी आसानी से याद कर पाओगे। और ये यूनिक ट्रिक आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। तो पारसनाथ हिल का हाइट है 1365 मीटर। ये याद करने का एक ट्रिक है, और ट्रिक ये है कि पारसनाथ शब्द में 9 अल्फ़ाबेट्स हैं और हिल शब्द में है 4 अल्फ़ाबेट्स। इन लेटर्स के काउंट को आप ऐड कर दो, 9 + 4 हो गया 13। और मैंने आपको बताया कि पारसनाथ हिल्स 5 हिल्स के सीरीज से बनता है। तो ये जो आपको 13 मिला है, 9 + 4 = 13, ये 13 को आप इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको मिला 65। तो इन 2 स्टेप्स को कंप्लीट करने पर आपको मिल गया 1365, जो कि पारसनाथ हिल का हाइट है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विजुअल एक्सप्लेनेशन और यूनिक जीके ट्रिक्स वाले वीडियोस से अगर आपको सीखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्तों को भी हाई क्वालिटी और इन्फॉर्मेटिव जीके क्वेश्चंस मिले। अब चलते हैं अगले सवाल पर। द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जुंको ताबी। जुंको ताबी एक जापानीज माउंटेनियर थी। उन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला होने का गौरव प्राप्त किया। वे 7 कॉन्टिनेंट के सबसे ऊंची चोटियों पर भी चढ़ने वाली पहली महिला थी। अगला सवाल है, नंदा देवी पीक फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ? नंदा देवी शिखर किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? इस सवाल का राइट आंसर भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन तरीके से निकाल सकते हैं। आपको पता ही होगा कि नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है, तो ये आसाम, पंजाब और नेपाल का पार्ट तो हो नहीं सका। तो चूज करने के लिए सिर्फ बचता है ऑप्शन बी, गढ़वाल हिमालयाज। तो एग्जाम में आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करना होगा। तो इसका राइट आंसर हुआ गढ़वाल हिमालयाज। नंदा देवी गढ़वाल हिमालयाज में स्थित है या गढ़वाल हिमालयाज का पार्ट है। नंदा देवी 7,816 मीटर ऊंची चोटी है और ये केटू, कंचनजंगा और नंगा पर्वत के बाद भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है और ग्रेटर हिमालयस का पार्ट है। इस क्षेत्र को नंदा देवी नेशनल पार्क घोषित किया गया और 1988 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता मिली। अब अगला सवाल देखते हैं। इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और ये राजस्थान की सिरोही जिले के माउंट अबू क्षेत्र में स्थित है। अगला सवाल है, इन व्हिच पट गौरलता पीक इज लोकेटेड? गौरलता चोटी किस पट में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समरी पट। गौरलता चोटी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्थित समरी पट में है। ये 1225 मीटर की ऊंचाई के साथ छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। पट या पटलैंड्स मतलब फ्लैट टॉप हिल्स वाले रीजन। ये लैंडफॉर्म्स एक टेबल जैसे होते हैं जिसके ऊपर का हिस्सा फ्लैट होता है, लेकिन साइड्स में काफी स्टीप स्लोप्स यानी खड़ी ढलानें होती हैं। ये ज्यादातर छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाए जाते हैं। समरी पट जैसे ही एक और पट है जिसका नाम है मेन पट, जिसे शिमला ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है और यहाँ से मंद नदी की उद्गम होती है। इसके अलावा जशपुर पट को छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पट माना जाता है। अब अगला सवाल देखते हैं। द कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन व्हिच माउंटेन रेंजेस? कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन है, धौलाधर एंड पीर पंजल। कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कुल्लू वैली को वैली ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है और ये लाहौल और स्पीति वैली को रोहतांग पास से जोड़ता है। वैली पहाड़ों और पर्वतों के बीच का निचला भूभाग होता है जिसमें आमतौर पर नदी या जलधारा बहती है। कुल्लू वैली से होकर ब्यास नदी बहती है। अगला सवाल है, इन व्हिच स्टेट इज द नीलांग वैली लोकेटेड? नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। नीलांग वैली उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ये गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत आती है। ये भारत चाइना के सीमा के पास ग्रेटर हिमालयस में स्थित है, जिसे 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। इसे 2015 में पर्यटन के लिए फिर से खोला गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। पहला स्टेटमेंट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज इन द नल्लामलाई रेंज। क्या साइलेंट वैली नेशनल पार्क नल्लामलाई रेंज में है? जी नहीं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल के पलक्काड या पालघाट जिले में स्थित है। ये वेस्टर्न घाट्स की नीलगिरी हिल्स में है और पिछले एक क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि नल्लामलाई रेंज कृष्णा और पेन्नार नदियों के बीच के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश पर स्थित है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है और नल्लामलाई रेंज आंध्र प्रदेश में है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है पत्रक्कवडु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट was proposed to be built near the साइलेंट वैली नेशनल पार्क। यह स्टेटमेंट सही है कि पत्रक्कवडु जल विद्युत परियोजना केरल के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा साइलेंट वैली नेशनल पार्क के 1 किलोमीटर की दूरी पर निर्माण का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन इसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस ना मिलने और प्रोटेस्ट के कारण इसे नहीं बनाया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को साइलेंट वैली नेशनल पार्क के पास बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। अब तीसरा स्टेटमेंट है द कुंती रिवर ओरिजिनेट्स इन साइलेंट वैलीज रेन फॉरेस्ट। कुंती नदी, जिसे कुंतीपुजा नदी भी कहा जाता है, उसका उद्गम साइलेंट वैली से होता है। ये थुतापुजा नदी की सहायक नदी है और थुतापुजा नदी भी भारतपुजा नदी का सहायक नदी है। भारतपुजा नदी केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि कुंती नदी साइलेंट वैली से ओरिजिनेट होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 इनमें से सही है। अब देखते हैं अगला सवाल। पालघाट पास इज सिचुएटेड बिटवीन। पालघाट दर्रा किसके बीच स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द नीलगिरीज एंड द अन्नामलाई हिल्स। पालघाट पास, जिसे पलक्कड गैप भी कहा जाता है, उत्तर में नीलगिरी हिल्स और दक्षिण में अन्नामलाई हिल्स के बीच स्थित है। पालघाट पास केरल और तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। पालघाट, थालघाट और बोरघाट वेस्टर्न घाट्स के प्रमुख दर्रे हैं। थालघाट पास, जिसे कासर घाट भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में मुंबई और नासिक को कनेक्ट करता है। बोरघाट पास मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a pass in the Western Ghats mountain ranges? निम्नलिखित में से कौन सा वेस्टर्न घाट्स का दर्रा नहीं है? हमने अभी पढ़ा है कि पालघाट, थालघाट और बोरघाट वेस्टर्न घाट्स के इंपॉर्टेंट पासेस हैं। तो इनमें से एक ही ऑप्शन बचता है जो वेस्टर्न घाट्स का पास नहीं होगा, और वो है ऑप्शन सी, खैबर पास। खैबर पास पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर पड़ता है। अगला सवाल देखते हैं। Which of the following is not correctly matched? निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिपुलेख, उत्तर प्रदेश। लिपुलेख पास उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड में स्थित है। तो याद रखिए, लिपुलेख पास उत्तराखंड में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which of the following passes lead to लेह? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह की ओर जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जोजिला पास। जोजिला पास लद्दाख में स्थित है और ये नेशनल हाईवे 1 पर उरी और लेह के बीच स्थित है। देखते हैं अगला सवाल। Which pass in India is situated at the highest elevation? भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मीगला पास। भारत का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा मीगला पास, जो लद्दाख में स्थित है, लगभग 19,400 फीट की ऊंचाई पर। इसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2025 के अंत में निर्मित किया गया है। इसके बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है उमलिंगला पास, जिसकी ऊंचाई है 19,300 फीट और इसे भी BRO द्वारा निर्मित किया गया है। नथुला पास सिक्किम में लगभग 4,400 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा 3,978 मीटर पर और लद्दाख का जोजिला दर्रा 3,528 मीटर पर स्थित है। Which one of the following passes is located in उत्तराखंड? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिपुलेख पास। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ये कैलाश वैली के माध्यम से मानसरोवर झील तक जाने का मार्ग प्रदान करता है। बाकी ऑप्शंस में है जलेपला, जो भारत और तिब्बत के बीच पूर्वी सिक्किम में स्थित है। नाथुला पास भी सिक्किम में ही स्थित है, जबकि चिपकिला दर्रा हिमाचल में स्थित है। अगला सवाल है, वेयर इज माना पास लोकेटेड? माना दर्रा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। माना पास भारत और तिब्बत के बीच हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। इसे चिरबेतिया या डुंगरीला के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तराखंड के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। इस दर्रे पर देवताल झील स्थित है, जहां से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा वैली के उत्तर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर
हिमालय की पूर्वी काराकोरम श्रेणी में स्थित है और ये नुब्रा वैली के उत्तर में पड़ता है। अगर आपको लद्दाख का मैप थोड़ा बहुत याद हो और नुब्रा वैली का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता हो तो भी आप ये क्वेश्चन मैप को विजुअलाइज करके ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैप का यूज करके विजुअल तरीके से इसको कैसे सॉल्व करना है। ये रहा JNK और लद्दाख का मैप। यहाँ पर है अक्साई चीन, ये रहा लेह डिस्ट्रिक्ट और इस एरिया में है गिलगिट बाल्टिस्तान और यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर। तो मैप के हिसाब से ऑप्शन ए गलत है क्योंकि सियाचिन अक्साई चीन के वेस्ट में आता है, ना कि इसके ईस्ट में। ऑप्शन बी गलत है क्योंकि सियाचिन लेह के नॉर्थ में है, ईस्ट में नहीं। ऑप्शन सी भी गलत है क्योंकि सियाचिन गिलगिट के ईस्ट में है, नॉर्थ में नहीं। तो राइट आंसर के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बचता है जो कि है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब सियाचिन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड या युद्ध क्षेत्र है। यह सेंट्रल एशिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बीच सीमा निर्धारित करता है और इस क्षेत्र में पाकिस्तान और चाइना को अलग करता है। सियाचिन का तल तोरो रिज पीओके और चाइना के बीच डायरेक्ट स्थलीय सैनिक संपर्क होने से रोकता है। अब देखते हैं अगला सवाल। द स्नो लाइन इन हिमालयस लाइज बिटवीन। हिमालय में स्नो लाइन किन ऊंचाइयों के बीच स्थित होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4300 टू 6000 मीटर्स इन ईस्ट। किसी स्थल पर जिस ऊंचाई के ऊपर साल भर कुछ बर्फ जमीन पर बनी रहती है उसे स्नो लाइन कहा जाता है। हिमालय में स्नो लाइन की ऊंचाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। आमतौर पर उत्तरी भाग में ये 5500 से 6000 मीटर और हिमालय के दक्षिण भाग में 4500 से 6000 मीटर के बीच होती है। इसी प्रकार पूर्वी हिमालय में स्नो लाइन 4300 मीटर से 6000 मीटर के बीच पाई जाती है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन है 4300 टू 6000 मीटर्स इन द ईस्ट। अगला सवाल देखते हैं। Which amongst the following is the largest glacier? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने है, लेकिन इसका राइट आंसर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई 76 किलोमीटर मानी जाती है और ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा नॉन पोलर ग्लेशियर है। दुनिया का सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर है ताजिकिस्तान का फेडचेंको ग्लेशियर, जिसकी लंबाई लगभग 77 किलोमीटर मानी जाती है। और दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ईस्ट एंटार्क्टिका का लैम्बर्ट ग्लेशियर, जो कि 400 किलोमीटर लंबा है और 100 किलोमीटर चौड़ा है। अगला सवाल देखते हैं। चोराबारी ग्लेशियर इज लोकेटेड टुवर्ड्स। चोराबारी ग्लेशियर किस दिशा में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल। चोराबारी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर दिशा में स्थित है। इस ग्लेशियर के पिघलने से यह एक झील बनी जिसे गांधी सरोवर झील कहा जाता है। अगला सवाल है। Which one of the following glaciers is located in कुमाऊन region of उत्तराखंड? निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाऊन क्षेत्र में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिलाम। मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाऊन क्षेत्र का एक प्रमुख ग्लेशियर है। शारदा नदी, जिसे काली गंगा भी कहा जाता है, उसका उद्गम मिलाम ग्लेशियर से ही होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। Which plateau lies between the Aravalli and the Vindhya ranges? अरावली और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू। इस सवाल को भी आप मैप विजुअलाइज करके ऑप्शंस एलिमिनेशन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर अरावली और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच ये क्षेत्र वाला पठार पूछा है, तो हम पहले ये बाउंड्री बना लेते हैं। ये रहा अरावली का बाउंड्री, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से होती हुई। और ये रहा विंध्या का बाउंड्री, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार से होती हुई। अब इस क्षेत्र में जो पठार है उसका नाम पूछा गया है। हमें पता है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड में स्थित है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर हमें ये पता है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो सारे छोटे छोटे प्लेट्यूज को मिलाकर बनता है, तो ये ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू इन दो पर्वतमालाओं के बीच नहीं आएगा। और हमें ये भी पता है कि दक्कन प्लेट्यू जो है उसकी उत्तरी सीमा विंध्य पर्वतमालाओं से बनता है, तो ये ऑप्शन भी हो गया एलिमिनेट। तो सही आंसर के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बचता है और वो है मलवा प्लेट्यू। तो अरावली और विंध्या के बीच जो पठार है उसे मलवा प्लेट्यू कहते हैं। मलवा प्लेट्यू लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मलबा प्लेट्यू की उत्तरी सीमा अरवली से, दक्षिणी सीमा विंध्या पर्वतमाला से और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड प्लेट्यूज द्वारा निर्धारित होती है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। Which of the following districts does not have धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन? निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में धारवाड़ भूज्ञानिक संरचनाएं नहीं पाई जाती? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहतस।
बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में स्थित मुंगेर, जामुई और नवाड़ा जिलों में धारवाड़ भूज्ञानिक संरचनाएं पाई जाती हैं। रोहतास जिला विंध्यन रॉक भूज्ञानिक संरचना का हिस्सा है। अगला सवाल देखते हैं। दंडाकरण्य लाइज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? दंडाकरण्य निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। दंडाकरण्य दक्षिण भारत के पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक हिस्सा है। ये लगभग 89,078 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में विस्तारित है। दंडाकरण्य एक महत्वपूर्ण प्राचीन वन क्षेत्र है। माना जाता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान यही निवास किए थे। तो दोस्तों, ये थे इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड टॉप 40 एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस एक्सप्लेनेशन सीरीज का सेट 4। उम्मीद है इस वीडियो से आपको विजुअल अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट रिवीजन और यूनिक ट्रिक्स भी सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, हाइप करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस सारे सब्जेक्ट्स और इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स के ऊपर बनाते रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।